Decode presented by KEI Wires and Cables. विकसित भारत का विकसित वायर को प्रेजेंटेड बाय मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। सोना क्या नहीं कर सकता। को पावर्ड बाय मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है। In association with JK Smart Tire, save fuel, stay safe. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एवं कैप्सूल अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार। सूर्या है तो भरोसा है। प्रकाश सूर्या स्टील ट्यूब्स एंड पाइप्स। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। नेपाल में बाढ़ को लेकर इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि अगले 72 घंटों में नेपाल में एक बार फिर से बाढ़ आ सकती है। आज हम आपको अलग अलग तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे कि कैसे ग्लेशियर का टूटना नेपाल में तबाही का ये सैलाब लेकर आया। इस फ्लैश फ्लड में पानी और मलबा लगभग 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे आया और सब कुछ अपने साथ बहा कर ले गया। आज आपको बताएंगे कि आखिर क्यों इसे भारत में केदारनाथ जैसी त्रासदी कहा जा रहा है। इसके बाद हम मन चले जिम ट्रेनर से देश को सावधान करने वाला एक विश्लेषण करेंगे। दिल्ली में इमरान नाम के एक जिम ट्रेनर ने उसी जिम में वर्कआउट करने वाली एक लड़की की हत्या कर दी, क्योंकि ये जिम ट्रेनर इस लड़की से जबरदस्ती दोस्ती करना चाहता था। मुस्कान नाम की लड़की सिर्फ 21 साल की थी। हमारे देश में जिम अब लाइफस्टाइल का एक जरूरी हिस्सा बन चुका है। सभी लोग जिम जाते हैं, लेकिन यही जिम अब लड़कियों और महिलाओं के लिए बेहद खतरनाक भी बनता जा रहा है। और आखिर में आपको दिखाएंगे कि कैसे हमारे देश में घटिया खाना, गंदगी और मिलावट अब 5 स्टार होटल्स की किचन तक पहुंच चुकी है। JW मैरियट और अंदाज दिल्ली के 2 बड़े मशहूर होटल हैं और ये दिल्ली हवाई अड्डे के बहुत करीब हैं। जो लोग दिल्ली में रहते हैं वो इन दोनों होटल्स के बारे में अच्छी तरह से जानते होंगे। और इन दोनों होटल्स के किचन में कॉकरोच, मक्खियां, सड़ा हुआ खाना और एक्सपायर्ड फल मिले हैं। अंदाज नाम के इस 5 स्टार होटल में 87 किलो मिठाई ऐसी मिली जो एक्सपायर हो चुकी थी। ये दोनों होटल्स दिल्ली की सबसे महंगी जगहों में से एक हैं और यहां एक व्यक्ति के खाने का बिल कई हजार रुपए होता है। अब सोचिए, महंगे 5 स्टार होटल्स की किचन का अगर ये हाल है तो देश के जो छोटे रेस्टोरेंट्स हैं या ढाबे हैं उनकी हालत क्या होगी। लेकिन सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं नेपाल, क्योंकि ये नेपाल की नहीं, भारत की नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी खबर है। नेपाल में आए फ्लैश फ्लड को लगभग 36 घंटे बीत चुके हैं। ये त्रासदी अब खत्म हो चुकी है, लेकिन डर अब भी बाकी है। सबसे पहले आप नेपाल की तस्वीर देखिए, जिसमें फ्लैश फ्लड का पानी और मलबा 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे की तरफ आया और सिर्फ 60 सेकंड में ही एक बहुत बड़ा इलाका पानी में डूब गया। हालांकि ये जो तस्वीरें हैं ये कल की हैं, 36 घंटे से ज़्यादा बीत चुके हैं इस त्रासदी को, लेकिन अब आशंका ये है कि एक ऐसी ही फ्लैश फ्लड दोबारा से आ सकती है और अब नेपाल के लोग इसी डर में जी रहे हैं। भेटो यार, वही यार, के भयो यार यस्तो यार, तो पानी अभी आपने देखा, इस पानी की जो रफ्तार थी वो थी 180 किलोमीटर प्रति घंटा। बाढ़ का यह पानी अपने साथ बड़ी बड़ी चट्टानों को बहाकर ले जा रहा था। इससे ये पता चलता है कि इस पानी का जो वेग था
इसकी जो ताकत थी वो कितनी ज़्यादा थी। आप देखिए ये बड़ी बड़ी जो चट्टानें हैं ये भी इस पानी में कैसे बहती हुई चली जा रही हैं खिलौनों की तरह। अब जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे और ज़्यादा तस्वीरें आ रही हैं, लोगों की कहानियाँ आ रही हैं, जो लोग नहीं बच पाए उनकी कहानियाँ, जो लोग किस्मत वाले थे जो बच गए उनकी कहानी, और जो लोग जिंदा रहने के लिए अभी संघर्ष कर रहे हैं उनकी कहानियाँ। इसलिए आज हम आपको ये कहानियाँ भी दिखाएंगे, तस्वीरें भी दिखाएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि आखिर इतनी बड़ी त्रासदी हुई कैसे। आपको केदारनाथ तो ज़रूर याद होगा, केदारनाथ में भी भारत में ऐसी ही एक त्रासदी आई थी, ऐसी ही बाढ़ आई थी, लगभग केदारनाथ जैसी बाढ़ ही यहाँ पर भी आई है। अब आपको दिखाते हैं एक ऐसा वीडियो जिसे देखकर आपको शायद डर लगेगा, जिसमें लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊंची पहाड़ियों की तरफ चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो दूर से देख पा रहे हैं कि ये पानी इतनी तेज रफ्तार से आ रहा है, कई लोगों को, मकानों को, पुलों को अपने साथ बहाकर ले जा रहा है और ये लोग अब उससे बचने के लिए भाग रहे हैं। ये है जिंदा रहने का संघर्ष। Lama. Oh my god, Mario. Laga. त्यसैले पाहाड हाँस्यो केही छैन, पाहाड हाँस्यो भने सबै सक्यो। पहले आपको एक रिश्ता दिखाते हैं और ये रिश्ता है मौत और मोबाइल फ़ोन का रिश्ता। आपने कभी ये महसूस किया है कि मौत आपका जब पीछा करती है तो क्या होता है? असल में अगर आप इन लोगों को देखें तो मौत इनका पीछा कर रही है और ये आगे आगे भाग रहे हैं और मौत पीछे पीछे इनके आ रही है। अब इन्हें संघर्ष करना है और उस मौत से बचना है। आप में से बहुत सारे लोगों ने कभी ऐसी स्थिति का सामना ही नहीं किया होगा जब मौत आपके पीछे पीछे आ रही होती है और ये लोग देख पा रहे हैं साक्षात मृत्यु इनके पीछे है और सब अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। लेकिन एक चीज़ और नोट करने वाली है, मौत पीछे पीछे आ रही है लेकिन मोबाइल फ़ोन हाथ से नहीं छूटा। इनमें से ज़्यादातर लोग अब भी मौत से बचते समय भी अपने मोबाइल फ़ोन से वीडियो बना रहे हैं, लगातार वीडियो बन रहे हैं। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो सबसे खास बात यह है कि ये जो क्षण है किसी का भी आखिरी क्षण हो सकता है। मौत से ठीक पहले के पल हैं, लेकिन उस समय भी इंसान की ये हसरत देखिए कि वो मौत से ठीक पहले भी वीडियो बनाना चाहता है। अभी तक हमने ये देखा था कि लोग जब दूसरों की मौत हो रही है उसके वीडियो बना रहे हैं, लेकिन यहाँ तो अपनी ही मौत पीछे पीछे आ रही है। लेकिन यहाँ पर भी आप देखेंगे मोबाइल फ़ोन तब भी बंद नहीं हुआ, लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ कि हमें ये तस्वीरें मिल गई, ये वीडियोज़ हमें मिल गए और ये सारे तस्वीरें जो हैं हम आप तक पहुँचा पाए और आपको ये समझ में आया कि ये त्रासदी कैसे हुई।
अब आपको दिखाते हैं जब नेपाल के त्रिशूली बाजार इलाके में अचानक से बाढ़ का पानी आया तो कैसे लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। गाड़ी नेपाल और तिब्बत की सीमा पर एक इमिग्रेशन सेंटर हुआ करता था जिसकी तस्वीरें हमने आपको कल दिखाई थी। ये कुछ ऐसा था और ये जो पूरा इमिग्रेशन सेंटर है, पूरी इतनी लंबी चौड़ी इमारत, ये इस फ्लैश फ्लड में पूरी तरह से नष्ट हो गई। कल तक जिस बिल्डिंग में इमिग्रेशन सेंटर की लगभग 5 मंजिला ये सेंटर चल रहा था, 5 मंजिला इमारत यहां पर खड़ी थी, आज वहां पर सिर्फ खाली जमीन, मलबा और कीचड़ दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा कि ये बाढ़ का जो सैलाब था ये कितना ताकतवर था, शक्तिशाली था कि इतनी बड़ी बिल्डिंग को, इतने बड़े कॉम्प्लेक्स को इसने जड़ से खत्म कर दिया, मिटा दिया। दोनों तस्वीरें आप देखिए, बाढ़ से पहले की तस्वीर इसी जगह की जहां पर इमिग्रेशन सेंटर हुआ करता था। कितनी बड़ी बिल्डिंग है, कितना बड़ा कॉम्प्लेक्स है, और बाढ़ के बाद आपको इस बिल्डिंग का यहां पर नामो निशान नहीं मिलेगा। आपको इस बात का अंदाजा ही नहीं लगेगा कि यहां किसी जमाने में इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स हुआ करता था, इतनी बड़ी इमारत यहां पर हुआ करती थी। देखिए अब आप अपनी आंखों से। ये नेपाल को तिब्बत के लासा से जोड़ने वाला एक बड़ा महत्वपूर्ण रास्ता है। बड़ी संख्या में जो पर्यटक हैं, चाहे भारत से या पूरी दुनिया से, यहाँ पर आते हैं और वो कैलाश मानसरोवर जाने वाले जो तीर्थयात्री हैं वो भी इसी रास्ते से यहाँ से गुजरते हैं। लेकिन अब इस इलाके को जब हेलीकॉप्टर से आप देखेंगे तो ऐसा लग रहा है जैसे ये पूरा इलाका समतल हो चुका है। सब कुछ 20 से 30 फीट मलबे और कीचड़ के नीचे दबा हुआ है। अब आप नेपाल की वो तस्वीरें देखिए जिसमें एक शहर में अचानक तेजी से पानी भरने लगा। एक एक करके वहां मौजूद 2 या 3 मंजिला इमारतें, मकान, घर पूरी तरह से पानी में डूब गए। इन इमारतों में लोग रह रहे होंगे, उनके साथ क्या हुआ होगा ये अब तक किसी को पता नहीं चला। अब ये तस्वीरें देखिए जो आज आई है। आज हमारी संवेदनाएं नेपाल के हमारे भाई बहनों के साथ हैं। नेपाल में हमारे जो दर्शक हैं जो शायद इस समय हमें देख रहे होंगे, हम उन्हें बताना चाहते हैं कि ये जो घड़ी है, ये जो समय है, ये बड़ा कठिन है, बहुत चुनौती वाला समय है। हम तो दूर से ये बातें देख रहे हैं और अंदाज़ा लगा रहे हैं कि आपके ऊपर क्या बीत रही होगी, आपके परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी। वाकई में ये एक बहुत बड़ी मुसीबत है जिसमें पूरा देश इस समय आ गया है। हमारी संवेदनाएं आपके साथ हैं और पूरी दुनिया से मैं आज ये कहना चाहता हूं कि पूरी दुनिया को एक साथ आकर नेपाल की मदद करनी चाहिए, नेपाल के लोगों की मदद करनी चाहिए।
वैसे कहावत है, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। फ्लैश फ्लड का तेज सैलाब अपने साथ सब कुछ बहाकर ले जा रहा था, लेकिन एक शख्स मलबे के बीच फंसने के बावजूद अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। इसकी जान बच गई। वो तस्वीरें भी देखिए। जब ये बाढ़ आई उसके कुछ समय बाद एक हेलीकॉप्टर नेपाल के एक ऐसे इलाके में पहुंचा जहां चारों तरफ तबाही और तबाही ही दिखाई दे रही थी। उस हेलीकॉप्टर से कुछ तस्वीरें ली गई हैं। आज वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आपको ऊपर से एक एरियल व्यू मिलेगा देखने को, जिससे आपको पता चलेगा कि ये तबाही कैसी हुई। देखिए। आप सब ने तस्वीरें बहुत देख ली कि कितना नुकसान हुआ, और बाढ़ का पानी आपने देखा कैसे मकानों तक घुस गया, इमारतें नष्ट हो गई, पुल नष्ट हो गए, सड़कें, सब कुछ बर्बाद हो गया। लेकिन आप सबके दिमाग में ये बात ज़रूर, ये सवाल अब भी होगा कि आखिर इतनी भीषण बाढ़ आई कैसे। इस इलाके में ना तो कोई ऐसी बरसात हुई थी, ना ही कोई ऐसी स्थिति थी कि यहाँ पर बाढ़ आ सके। बरसात तो ज़रा भी नहीं हुई थी, तो फिर ये बाढ़ आई कैसे। इसलिए अब आपके उस प्रश्न का हम जवाब देते हैं कि इतनी भीषण बाढ़ कैसे आई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कोई सामान्य बाढ़ नहीं थी जो बारिश के पानी से आई हो। नेपाल और तिब्बत में बर्फ, चट्टान, मिट्टी और पानी का एक ऐसा खतरनाक सैलाब आया जो करीब 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे की तरफ बढ़ रहा था। पहाड़ों से नीचे की तरफ आ रहा था, मैदानी इलाकों की तरफ। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतना बड़ा सैलाब बना कैसे। तो इसकी शुरुआत हिमालय के एक बेहद ऊंचे पर्वत से हुई। काठमांडू से लगभग 45 किलोमीटर दूर नेपाल और तिब्बत की सीमा पर हिमालय क्षेत्र में एक पर्वत है जिसका नाम है लांगटांग लिरुंग। इसकी ऊंचाई है 7245 मीटर। यह है लांगटांग लिरुंग पर्वत जो अभी आप देख रहे हैं। यह उसकी असली सही तस्वीर है। और इसी पर्वत के उत्तरी हिस्से की एक ऊंची ढलान से लगभग 2000 फीट चौड़ा ग्लेशियर का एक बहुत बड़ा विशाल हिस्सा अचानक से टूटकर नीचे गिरा। यह कोई छोटा मोटा बर्फ का टुकड़ा नहीं था, बल्कि आप ऐसे अंदाजा लगाइए कि क्रिकेट के 4 से 5 स्टेडियम जितनी चौड़ी बर्फ की एक विशाल चट्टान थी। अब सोचिए, क्रिकेट के 4 से 5 स्टेडियम के बराबर एक चट्टान बर्फ की वो नीचे की तरफ गिरी। ये पहाड़ से करीब 4000 फीट नीचे एक घाटी में ये चट्टान गिरी। ये ऊंचाई लगभग एक 400 मंजिला इमारत के बराबर है। 400 मंजिला इमारत। और ये जो चट्टान थी इतनी भारी थी, इतनी बड़ी थी और इतने ऊपर से इस वेग के साथ गिरी कि इसके गिरने से जो इसका इंपैक्ट आया वो वहां पर 5.2 तीव्रता के भूकंप के बराबर झटका महसूस हुआ। इसीलिए शुरुआत में लोगों ने कहा कि पहले भूकंप आया और भूकंप के बाद ये फ्लैश फ्लड आया। तो ये जो भूकंप जैसी स्थिति पैदा हुई ये इसलिए हुई क्योंकि हजारों टन के बराबर एक ग्लेशियर नीचे गिरा और इस टक्कर से निकली ताकत वर्ष 1945 में हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम के विस्फोट की लगभग 6.3% थी। इंपैक्ट देखिए, परमाणु विस्फोट जो हुआ था, एटम बॉम्ब हिरोशिमा पर जो डाला गया था, उसका 6.3% जो ताकत है वो इसमें थी। और यहीं से नेपाल और तिब्बत में बर्बादी की शुरुआत हुई। पहले चट्टान और ये बर्फ नीचे गिरे,
फिर रास्ते में इसमें और भी ज़्यादा मलबा और पानी मिलता चला गया, क्योंकि इसके रास्ते में जो कोई चीज़ आई, अगर चट्टानें आई तो चट्टान टूटकर इसमें मिलती चली गई, मलबा आया तो मलबा इसमें मिलता हुआ चला गया। और इसकी वजह से जो सैलाब है ये और भी ज़्यादा खतरनाक बन गया, क्योंकि इसमें चट्टानें बह रही हैं, बड़ी बड़ी मलबा बह रहा है, और जब वो चट्टान इतने वेग के साथ किसी भी इमारत से, पुल से, सड़क से टकराएगी तो उसे नष्ट कर देगी। और देखते ही देखते ये बर्फ और चट्टानों का एक बेहद तेज एवलांच ये बन गया, और तेजी से ये नेपाल की त्रिशूली और भोटेकोशी नदियों में जा मिला। चीन के एक जियोलॉजिस्ट के मुताबिक ये मलबा लगभग 50 मीटर प्रति सेकंड यानी 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, और इसी तेज रफ्तार की वजह से लोगों को बचने का या सुरक्षित जगह तक पहुंचने का भी बहुत ही कम समय मिला। जो किस्मत वाले थे वो बच गए, कई लोग तो ऐसे थे जिन्हें भागने का भी मौका नहीं मिला। नेपाल की नदियों में पानी और मलबा लगभग 50 फीट ऊंची दीवार की तरह आगे बढ़ा और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट करता हुआ चला गया। यह कोई सामान्य बाढ़ नहीं थी, बल्कि ऊंचे पहाड़ से आया पानी, बर्फ, चट्टान और मिट्टी का एक मिश्रण था, जिसकी वजह से यह सैलाब बना। इस घटना को समझाने के लिए आज हमने एक AI वीडियो आपके लिए बनाया है। ये वीडियो जब आप देखेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये जो बाढ़ है ये कैसे आई। अब आप ये वीडियो देखिए जो हमने यहाँ अपने स्टूडियो में तैयार किया है। तो ये एक पहली थ्योरी है जो हमने आपको बताई कि क्या हुआ होगा, लेकिन एक और आशंका भी है, एक दूसरी थ्योरी भी चल रही है, और वो ये कहती है कि इस जो बाढ़ है इसकी वजह ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड हो सकती है, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं ग्लॉफ, यानी GLOF, ग्लॉफ। हिंदी में इसका मतलब होता है ग्लेशियर की झील फटने से अचानक आने वाली बाढ़। पहाड़ों की ऊंचाई पर जब ग्लेशियर पिघलकर पीछे हटता है तो उसके पीछे या आसपास पानी जमा हो जाता है। धीरे धीरे वहां पर एक बहुत बड़ी झील बनकर तैयार हो जाती है, लेकिन इस झील को रोकने वाली दीवार कोई मजबूत बांध नहीं होती, और जब ये बांध या दीवार कमजोर हो जाती है, ये इतनी कमजोर होती है कि ये अक्सर बर्फ, पत्थर, मिट्टी और मलबे से बनी एक प्राकृतिक दीवार तो होती है जिसे आप एक नेचुरल डैम कहते हैं, वो इस पानी को रोके रखती है। अगर ऐसी झील में पानी का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या आसपास की किसी पहाड़ी से चट्टान या ग्लेशियर का बड़ा हिस्सा इस झील में आकर गिर जाए तो फिर ये जो प्राकृतिक नेचुरल डैम होता है, ये जो दीवार बनी होती है, ये टूट जाती है। इसके बाद कुछ ही सेकंड में झील से बहुत ज़्यादा पानी तेज़ रफ्तार से नीचे की तरफ बहता है, नदियों में पहुंच जाता है और उससे अचानक बाढ़ आती है, और इसी को हम ग्लॉफ कहते हैं। वर्ष 1920 से लेकर अब तक नेपाल में लगभग 52 बार ग्लेशियर की झील फटने से इस प्रकार की बाढ़ आ चुकी हैं, जो बिल्कुल अचानक आती हैं। नेपाल में लगभग 2070 ग्लेशियर झीलें हैं, और इनमें से 42 को बहुत ज्यादा खतरनाक श्रेणी में रखा गया है, जो बहुत ज्यादा रिस्क, जिनको कहा जाता है कि बहुत ज्यादा रिस्की हैं। नेपाल से लगभग 10,000 किलोमीटर दूर अमेरिका के अलास्का में ग्लेशियर से बार बार बाढ़ आती रहती है। गर्मियों में यहां ग्लेशियर की बर्फ पिघलने और बारिश की वजह से ग्लेशियर के ऊपर बने एक गहरे
इलाके में लगातार पानी जमा होता रहता है और धीरे धीरे इस पानी का प्रेशर बढ़ता जाता है और एक वक्त के बाद ये पानी ग्लेशियर के नीचे से रास्ता बनाकर अचानक बहुत तेज रफ्तार से बाहर निकलने लगता है और अचानक पानी निकलने की यही घटना ग्लॉफ कहलाती है। लेकिन अलास्का के इस इलाके में आम लोग नहीं रहते, यहाँ पर कोई आबादी नहीं है, लोगों के घर नहीं है, मकान नहीं है, बाजार नहीं है, सड़कें नहीं हैं, इसलिए यहाँ तो इस प्रकार की बाढ़ आती ही रहती हैं, लेकिन इस तरह की बाढ़ का वहाँ पर कोई असर नहीं होता क्योंकि वहाँ लोग रहते ही नहीं हैं। लेकिन जब नेपाल जैसी जगह पर इस प्रकार की बाढ़ आती है तो बड़ी संख्या में नुकसान होता है। इसी प्रकार से जब केदारनाथ में बाढ़ आई थी तो कितना नुकसान हुआ था। अब हम आपको अलास्का में ये जो ग्लॉफ फैक्टर है, ये जो बाढ़ आती है इस प्रकार की, उसकी एक तस्वीर दिखा रहे हैं। तो ये हमने आपको अलास्का की तस्वीर दिखाई। जो कुछ अभी आपने अलास्का में होते हुए देखा, लगभग इसी तरह ये फ्लैश फ्लड आती है, चाहे वो नेपाल में हो, भारत में हो। नेपाल में आए इस फ्लैश फ्लड को बहुत सारे लोग केदारनाथ की त्रासदी के जैसा बता रहे हैं और ये हम कैसे भूल सकते हैं। वर्ष 2013 में उत्तराखंड के केदारनाथ में ठीक इसी तरह से अचानक से एक बाढ़ आ गई थी, फ्लैश फ्लड आ गई थी। दोनों घटनाओं में एक बहुत बड़ा कॉमन फैक्टर है, पहाड़ों से अचानक बहुत बड़ी मात्रा में पानी और मलबे का नीचे की तरफ आना, एक बहुत बड़े वेग के साथ। अब देखिए, ये नेपाल में जो बाढ़ आई, एक तरफ आप वो देख पाएंगे अपनी स्क्रीन पर, और केदारनाथ में जो बाढ़ आई थी 2013 में, अब उसकी तस्वीर देखिए और दोनों में आपको कुछ समानताएं नजर आएंगी। यहां आप देखिए केदारनाथ मंदिर भी आपको दिखाई दे रहा है, जो उस समय चारों तरफ चट्टानों से घिरा हुआ था। अब याद कीजिए, वर्ष 2013 में केदारनाथ में चोराबारी झील के इलाके से अचानक से बहुत बड़ी मात्रा में पानी और मलबा नीचे बहकर मंदाकिनी नदी में आ गया और इसकी वजह से इस पूरे इलाके में बहुत भीषण बाढ़ आ गई, जिसने बहुत तबाही की। ये केदारनाथ की तस्वीरें आप देख लीजिए, आपको ऐसा लगेगा जैसे आज आप नेपाल की ही तस्वीरें देख रहे हैं। इसलिए चाहे भारत के लोग हों या नेपाल के हमारे दर्शक हों, नेपाल के लोग हों, दोनों देशों के लोगों ने इस तरह की बाढ़ को झेला है। ये बाढ़ कितना दर्द लेकर आती है, कितनी तबाही लेकर आती है, ये भारत के लोग भी समझते हैं और नेपाल के लोग भी जानते हैं। इसलिए ये एक ऐसी चीज़ है जो भारत और नेपाल के लोगों को एक साथ एक रिश्ते में बांधती है और इसीलिए भारत के लोग आज नेपाल के अपने भाई बहनों के साथ खड़े हैं। जबकि नेपाल में ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा टूटकर जब पहाड़ से नीचे गिरा, जो अपने साथ बर्फ, चट्टान और मलबा लेकर आया था, वहां पर भी ऐसी ही बाढ़ आई है जैसी केदारनाथ में आई। अब एक और बहुत बड़ी वजह है, वो है मॉनसून। केदारनाथ में मॉनसून की शुरुआत हुई ही थी तब, क्योंकि वो जून का महीना था, मॉनसून की शुरुआत वहां पर हो गई थी और भारी बारिश हुई थी। भारी बारिश की वजह से पूरे इलाके में पानी का स्तर बढ़ गया और बाद में तबाही को ट्रिगर करने वाली एक बहुत बड़ी वजह बनी। नेपाल में भी ये घटना मॉनसून के चरम समय में हुई, जब मॉनसून अपने पीक पर था। आप तो जानते हैं अगस्त का महीना चल रहा है, इस समय ये मॉनसून का समय है और ये ऐसा समय है जब नदियों में पहले से ही पानी का स्तर बहुत ऊपर है, इसलिए फ्लैश फ्लड और भी ज़्यादा खतरनाक हो गई। केदारनाथ में लगभग 5000 लोगों की मौत हुई थी 2013 में और नेपाल में अब तक 350 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। हालांकि अभी तो 36 घंटे हुए हैं और ऐसी आशंका है कि यह आंकड़ा अभी और भी बढ़ सकता है। नेपाल अभी एक दिन पहले आई इस बाढ़ से संभल भी नहीं पाया है, लेकिन चीन ने एक नया खतरनाक दावा किया है कि अगले 72 घंटों में नेपाल में एक बार फिर से एक और ऐसी ही बाढ़ आ सकती है। चीन के मुताबिक नेपाल में काठमांडू से सिर्फ 64 किलोमीटर दूर 2 नदियों के संगम के पास एक बड़ी बैरियर लेक बन गई है।
बैरियर लेक का मतलब होता है एक ऐसी झील जो नदी के रास्ते में मलबे, मिट्टी और चट्टानों के जमा होने से बन जाती है और इसमें बहुत बड़ी मात्रा में पानी मौजूद है। इस समय ये जो बैरियर झील बन गई है वहां पर, इस झील में लगभग 200 करोड़ लीटर पानी जमा हो चुका है, 200 करोड़ लीटर। और अगले 72 घंटों में इस झील में कुल जो पानी होगा वो 500 करोड़ लीटर तक पहुंच सकता है। ये झील ओवरफ्लो हो रही है और अगर ये झील अचानक से टूट गई तो नेपाल में एक बार फिर से ऐसी ही एक और फ्लैश फ्लड आ सकती है। इस झील पर लगातार नजर रखी जा रही है और यह भी पता लगाया जा रहा है कि इससे निकलकर पानी किस दिशा में जाएगा, कितनी तेजी से जाएगा और कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जो इसकी चपेट में आ सकते हैं। अब इस फ्लैश फ्लड में जो अपडेट आए हैं वो आपको बता देते हैं। नई ताज़ा खबर जो हमारे पास आई है वो ये है कि अब लगभग 1000 लोग अभी तक लापता हैं। जो संख्या जो मैं आपको बता रहा था अब वो बढ़ती जा रही है। अब ये बताया जा रहा है कि इस फ्लैश फ्लड के बाद से 1000 लोग ऐसे हैं जिनके बारे में कुछ अता पता नहीं। इनमें लगभग 30 देशों के 700 विदेशी नागरिक हैं और 359 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि अभी वहां और ज्यादा शव मिलने की आशंका है। भारत के विदेश मंत्रालय के मुताबिक नेपाल में 290 भारतीयों से संपर्क नहीं हो पा रहा है और अब तक 84 भारत के लोगों को रेस्क्यू किया गया है। इसके अलावा कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए भारत के 200 और तीर्थयात्री इस समय तिब्बत में फंस गए हैं। तिब्बत में लगभग 558 लोग लापता हैं और इनमें से 260 विदेशी नागरिक हैं। नेपाल में इस समय तीर्थयात्रियों और पर्यटकों की बहुत भीड़ है क्योंकि इस समय कैलाश मानसरोवर की यात्रा चल रही है। कल श्रावण पूर्णिमा है और इसी दिन रक्षाबंधन भी मनाया जाता है और ये जो दो मौके ऐसे हैं, इस अवसर पर नेपाल में कई ऐसे पवित्र कुंड हैं जहां पर जो है लोग स्नान करते हैं। स्नान करना वहां पर शुभ माना जाता है और बहुत सारे लोग श्रद्धालु जो हैं वो पवित्र स्नान करने के लिए इस इलाके में गए हुए थे। आमतौर पर सितंबर से लेकर नवंबर तक नेपाल में ट्रैकिंग के लिए सबसे अच्छा मौसम माना जाता है और पूरी दुनिया से लोग ट्रैकिंग के लिए यहाँ पर आते हैं। बहुत सारे लोग जो ट्रैकर्स हैं वो अगस्त में ही यहाँ पर पहुँच जाते हैं ताकि पीक सीजन की जो भीड़ है उससे वो बच सकें। ट्रैकिंग की ज़्यादातर जो जगहें हैं वो उन्हीं इलाकों में पड़ती हैं जहाँ पर ये सैलाब आया, इसलिए वहाँ पर और ज़्यादा नुकसान हुआ और ज़्यादा लोगों की जान चली गई। तो इसलिए आप समझिए तीन तरह के लोग हैं वहाँ पर। एक वो जो ट्रैकिंग के लिए आए हुए थे और वहाँ पर फंस गए। दूसरे वो हैं जो भारत से लोग गए हुए थे कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर, क्योंकि ये यात्रा चल रही है, वो लोग वहाँ पर फंस गए और अभी देखना होगा कि वो कितने सुरक्षित हैं। और तीसरे लोग वो हैं जो श्रावण पूर्णिमा के मौके पर पवित्र स्नान करने के लिए वहाँ पर गए थे। तो ये श्रद्धालु हैं। ये श्रद्धालु ज़्यादातर तो नेपाल के ही होंगे, लेकिन भारत से भी गए हुए श्रद्धालु ये हो सकते हैं और बाकी जो लोग हैं जो इस इलाके में रहते हैं वो प्रभावित हुए हैं। इस फ्लैश फ्लड से कैलाश मानसरोवर के सैकड़ों तीर्थयात्री भी प्रभावित हुए हैं। भारत के विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस समय लगभग 200 भारतीय नागरिक तिब्बत में फंसे हैं और ये वही लोग हैं जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गए थे। अब भारत सरकार इन लोगों को वहां से बचाने में पूरी मदद कर रही है। जिन 280 भारतीयों से संपर्क नहीं हो पा रहा है उनमें से भी ज़्यादातर कैलाश मानसरोवर जाने वाले ही लोग हैं। आपने सुना होगा एक आध्यात्मिक संस्था है ईशा फाउंडेशन, जिसके संस्थापक सदगुरु जग्गी वासुदेव हैं और जग्गी वासुदेव भी हर साल कैलाश मानसरोवर की यात्रा का आयोजन करते हैं, जिसमें दुनिया भर से सैकड़ों लोग यहां पर आते हैं और कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं। ईशा फाउंडेशन के मुताबिक भारत सहित 20 देशों के लगभग 80 यात्री जो उनके साथ जुड़े हुए थे, जो इस यात्रा पर गए थे, 80 लोग लापता हैं। आज सदगुरु ने यह बताया कि इन श्रद्धालुओं से
उनका संपर्क नहीं हो पा रहा है। और इन तीर्थयात्रियों के बारे में जानकारी देते समय सद्गुरु खुद भी बहुत भावुक हो गए। वहाँ पर जो लोग ये बातें सुन रहे थे उनके सामने, वो लोग अचानक से रोने लगे, लोगों की आंखों में आंसू आ गए और सद्गुरु भी अपने आंसुओं को, अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाए। The same building where we were for the immigration just a week ago, that entire building is washed away. The entire group was there in the building. This is a terrible and an extraordinary event, which unfortunately has turned out this way. Well, we don't have any numbers as such, but the overall numbers could be anywhere around 1,500 plus. And many of the Nepali guides were with us, their families were there. How many of them we do not know yet. कैलाश मानसरोवर की ये जो यात्रा होती है, ये हर साल जून से सितंबर के बीच होती है, जिसमें ये लोग तिब्बत के कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील तक जाते हैं। कैलाश पर्वत लगभग 22,000 फीट की ऊंचाई पर है और हिंदू मान्यता के अनुसार कैलाश पर्वत में भगवान शिव का निवास स्थान है। हालांकि हिंदुओं के साथ साथ बौद्ध और जैन धर्म के लोग भी यहाँ पर आकर आराधना करते हैं। इसे बहुत ही पवित्र स्थल माना जाता है। अब आपको नेपाल का एक शहर है जिसका नाम है नुवाकोट। नुवाकोट की तस्वीर आपको दिखाते हैं। और ये शहर हुआ करता था इस बाढ़ से पहले और पूरी तरह से अब ये एक मलबे में तब्दील हो चुका है। वहाँ घर, दुकानें या जो भी इमारतें थीं वो नष्ट हो चुकी हैं और उनके अंदर मलबा भर चुका है। इस शहर की आबादी लगभग 2.5 लाख है और बाढ़ से बचे चश्मदीद गवाहों के मुताबिक सैलाब इतनी तेजी से आया कि उन्हें बचने का एक मौका भी नहीं मिला। एकदम से क्या हुआ था कि जो इधर से ये है ना, जो ये मिट्टी ये जैसा वो मिट्टी का तरह ऐसा उड़ के आया था नदी से। हाँ, नदी से उधर ये नदी आ रहा था बहुत बड़ा से, तो उधर छोटा था। ये रात की घटना थी? नहीं, ये सुबह की 9 बजे का। 9 बजे का। क्या हुआ एकदम से वो तो वहाँ से वो आया, वो बम की तरह है ना आया। फिर ये इतना छोटा सा ये क्या बोलता है इसको, नदी, फिर बड़ा होके इधर आया। सब इधर अभी कितने लोग अंदर फंसे हुए हैं, कितने लोग को दबे हुए हैं, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। उधर तक जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। तो कितना फुट मिट्टी है ये जो आप कह रहे हो, किसके नीचे लोग दबे हो सकते हैं? इधर तकरीबन आपका ये बोले कि 2-3 इंसान इसमें आराम से अंदर जा सकता है। इतना ऊपर तक मिट्टी आ चुका है, रमल आ चुका है। देखिए, कई बार जब कोई त्रासदी आती है, कोई विपत्ति आती है, तो बहुत सारे लोगों का असली चरित्र भी सामने आ जाता है। लोगों का असली चरित्र क्या है, उस इंसान के पीछे जो एक सोच है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, कई बार ऐसी स्थिति में पता चलता है। और नेपाल में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जब कुछ लोगों ने बाढ़ में मारे गए लोगों की डेड बॉडी से उनके शरीर पर जो गहने थे उन्हें भी चुराना शुरू कर दिया। अब नेपाल की पुलिस ने ऐसे 2 लोगों को गिरफ्तार किया है जो वहां पानी में बहकर जो डेड बॉडीज आई थीं, उनके शरीर पर जो सोने चांदी के गहने थे उन्हें उतार कर भाग रहे थे। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस समय जो वहाँ पर डेड बॉडीज़ हैं उनके शरीर से उतार रहे हैं चीज़ें। इसी तरीके से
बाढ़ में सिलेंडर बहकर आ गए कहीं से, तो लोगों ने उन सिलेंडर्स को यहाँ निकालना शुरू कर दिया। अब ऐसे लोगों के बारे में हम क्या ही कह सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि नेपाल में जो मौजूद हमारे भाई बहन हैं, उन सब के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। हम समझ सकते हैं कि इस समय उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा होगा। हम दो चीज़ कर सकते हैं, आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, जो हम कर रहे हैं। भारत का हर व्यक्ति आपके लिए प्रार्थना कर रहा है कि जल्दी से जल्दी आप इस मुश्किल समय से बाहर निकलें। जो आपका नुकसान हुआ है उससे आपको भगवान इतनी शक्ति दे कि आप जल्दी से जल्दी उससे उबर पाएं। और दूसरी बात, जो भी संभव मदद है वो भारत सरकार वैसे भी नेपाल तक भेज रही है। भारत और नेपाल लगभग आप समझ लीजिए कि ये दो भाइयों की तरह हैं, और भारत की तरफ से जितनी भी मदद की आवश्यकता होगी भारत नेपाल के लोगों के लिए भेज रहा है। हम तो ये कहेंगे कि पूरी दुनिया के लोगों को आज नेपाल की मदद करने के लिए एक साथ आ जाना चाहिए। नेपाल के हमारे जो दर्शक हैं, अगर आप हमें देख रहे हैं तो आपको एक काम करना चाहिए, सोशल मीडिया की मदद लीजिए। सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जो आपको पूरी दुनिया से जोड़े रखेगा। अगर अभी भी आपके पास साधन हैं, अगर अभी भी आपके इलाके में इंटरनेट बचा हुआ है, आपके पास फ़ोन है इस समय भी, तो सोशल मीडिया का प्रयोग कीजिए। लोगों तक पहुंचिए, दुनिया भर के लोगों तक पहुंचिए टेक्नोलॉजी के ज़रिए, और उन्हें बताइए कि आपको क्या चाहिए, आप कहाँ मुसीबत में फंसे हुए हैं, और हम सब आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। आपका जो संदेश होगा मदद का, उसे सही लोगों तक पहुंचाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। अब हम अपने देश वापस लौटते हैं, और अब हम आपको मन चले जिम ट्रेनर्स से सावधान करने वाला एक विश्लेषण दिखाएंगे। दिल्ली के तिलक नगर इलाके में एक लड़की की हत्या हो गई, और इस लड़की की हत्या का आरोप उसी के जिम ट्रेनर पर लग रहा है। 26 अगस्त को मुस्कान नाम की लड़की जब अपने घर में अकेली थी, तो शाम को लगभग 7 बजे उस पर चाकू से कई हमले किए गए, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। आरोप है कि 26 साल के एक लड़के ने, एक जिम ट्रेनर ने, जिसका नाम है इमरान ने मुस्कान की हत्या की है। इमरान का एक और नाम भी है आकिब, तो इसके दो नाम हैं, इमरान और आकिब। ये 26 साल का है और ये जिम ट्रेनर है, और इसने, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि 21 साल की एक मुस्कान नाम की लड़की की हत्या की है। 21 साल की ये लड़की मुस्कान जिस जिम में वर्कआउट करने के लिए जाती थी, उसी जिम में ये इमरान जो था, ये उसी जिम में ट्रेनर था, और पिछले कई महीनों से ये इस लड़की को जानता था। ये दोनों एक दूसरे को जानते थे। इसी जिम में काम करने वाले लोगों का कहना है कि इमरान को 2 महीने पहले नौकरी से निकाल दिया गया था। इमरान जब इस जिम में ट्रेनर था, तो उस दौरान इस लड़की ने, मुस्कान ने, 2 बार इमरान के खिलाफ जिम के मैनेजर से शिकायत भी की थी, क्योंकि ये इमरान लड़की से ज़बरदस्ती बात करना चाहता था, लड़की से ज़बरदस्ती दोस्ती करने की कोशिश कर रहा था। हत्या करने के बाद इमरान फरार हो गया, और पुलिस का कहना है कि इमरान को पकड़ने के लिए छापेमारी इस समय चल रही है। बहुत ही सैड इंसिडेंट हुआ है, ये कल रात की घटना है, और हमारी जो है जिले की बहुत सारी टीमें, आई वुड से कि मोर देन 15 टीमें इस पूरे रात से लगी हुई है, और हम लोग सस्पेक्ट के बहुत क्लोज हैं, और जल्दी ही जो भी अपराधी है इसको बहुत जल्दी कानून के शिकंजे में लाया जाएगा। हम कितने बजे के आसपास की घटना? देखिए, अभी काफी चीजें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, ये रात की बात है, लेट इवनिंग कह सकते हैं इसको, ठीक है। बाकी डिटेल्स एक बार चीजें ऑन रिकॉर्ड आती है तो आपको बताते हैं। जो अभी बातें सामने आ रही हैं कि दे वर नोन टू ईच अदर फॉर क्वाइट सम टाइम, एंड दे यूज्ड टू मीट ऑल्सो, बट अगेन ज्यादा डिटेल अभी नहीं बता पाएंगे, एक बार इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए। देखिए, फुटेज वगैरह तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो सब अभी आपको नहीं दिखाई जा सकती। हम नहीं, वही बता रहे हैं आपको कि अभी तक जो बातें सामने आ रही हैं कि शी वॉज नोन टू, आई मीन कुछ नाम आ रहे हैं 1-2 हमारे सामने जिनसे जानकारी थी, और हमने सस्पेक्ट को आइडेंटिफाई भी कर लिया है। तो इमरान है, वो इसी जिम में ट्रेनर थे। 2 महीने पहले आप लोग कह रही हैं कि उन्हें फायर कर दिया गया था। क्या उनके व्यवहार में कुछ बदलाव था? किस वजह से उनको फायर किया गया? उनका वे ऑफ टॉकिंग अच्छा नहीं था, इस वजह से उनको फायर कर दिया गया था। अच्छा, जो लड़की मुस्कान आ रही, तो आपको कभी ऐसा लगा कि लोग के बीच में प्रेम प्रसंग या कुछ ऐसा रहा हो? नहीं, वो 1-2 बार उसने प्रॉब्लम किया था, बट उसके बाद ऐसा कुछ नहीं था। प्रॉब्लम जैसे
जैसे उसको बात करने के लिए कोशिश की होगी तो उसने बोला था, तो फिर हमने उसको समझा दिया था। तो ट्रेनर में बात करने का जो हाँ। बताया जा रहा है वो बात करने का प्रयास किया था। हाँ, नहीं, ट्रेनर मतलब इमरान। हाँ। यहाँ कुछ नहीं था। अगर एक आधी बार उसने परेशान किया था तो हमने डांट दिया था उसको। मुस्कान ने आपको बताया हाँ, कि वो मेरे से बात करने की कोशिश कर रहा, तो हमने उसको ट्रेनर को डांट दिया था। भैया ने उसको समझा दिया था कि ऐसे नहीं चलेगा यहाँ पे। तो पुलिस का जो बयान अभी आपने सुना, जो पुलिस का स्टेटमेंट था, उसमें ऐसी भी आशंका है, वो बता रहे हैं कि ये दोनों ही एक दूसरे को जानते थे। जाहिर है जानते तो होंगे ही, क्योंकि एक ही जिम में जहां मुस्कान जाती थी, जो सिर्फ 21 साल की लड़की थी, और ये 26 साल का जिम ट्रेनर था, तो ये एक दूसरे को जानते थे और शायद एक दूसरे से मिलते जुलते भी थे। हो सकता है जिम के बाहर भी कुछ समय तक ये एक दूसरे से मिले हों, और फिर क्या हुआ होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हो सकता है इस लड़की ने रिलेशनशिप से मना किया हो, इस लड़की ने दोस्ती करने से इनकार कर दिया हो, और ये जो इमरान नाम का लड़का है ये ना सुन पाया हो, और ना का मतलब है कि उसने इस लड़की की जान ही ले ली। अब मुस्कान की हत्या जिसकी हुई है, इसके परिवार में इसकी 2 बहनें हैं, एक भाई है और माँ भी है। मुस्कान के पिता की पहले ही मृत्यु हो चुकी है, और मुस्कान के एक दोस्त ने बताया है कि जिम ट्रेनर इमरान लगातार उसे परेशान कर रहा था और ज़बरदस्ती उससे दोस्ती करना चाहता था। सर वो इमरान नाम था उसका, उसी की जिम का ट्रेनर था वो, जिसमें मुस्कान जिम जाती थी, और काफ़ी टाइम से वो पीछे पड़ रहा था उसके। सर हो सकता है शादी के लिए भी, वैसे भी थोड़ा साइको टाइप सा था कि बात नहीं करती थी तो भी उसे परेशान करता था, उससे पीछे छुड़वाना चाहती थी हमेशा से, कभी बाहर भी पकड़ लेता था उसको, हर वक्त पीछे ही पड़ा रहता था उसके। आपको याद होगा इसी साल उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में भी कई जिम मालिक और ट्रेनर्स पर वहां आने वाली लड़कियों और महिलाओं को बहकाने, उनका शोषण करने और उनका धर्म बदलने के आरोप लगे थे। तब इसे जिम जिहाद का नाम उस समय दिया गया था, बहुत सारे लोगों ने ये नाम दिया। आज हम आपसे एक बार फिर से कहना चाहते हैं कि जिम में ख़ास तौर पर जब आपके घर में आपके परिवार की लड़कियां जाती हैं, महिलाएं अगर वहां पर जाती हैं, तो उनसे पहले आप बात कीजिए। अब देखिए, जिम अब हमारे लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बन चुका है। जिम तो हमें जाना ही पड़ेगा, आप किसी को रोक नहीं सकते अगर अपनी सेहत का ध्यान रखना है तो। लेकिन जिम के अंदर क्या होता है, इस बारे में उनसे बात करना बहुत ज़रूरी है। जिम में अगर किसी भी लड़की से कोई जिम ट्रेनर बातचीत करने की कोशिश करता है ज़रूरत से ज़्यादा, और उसके साथ ज़बरदस्ती दोस्ती करने की कोशिश करता है, तो सावधान हो जाना चाहिए। आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जिम में इन ट्रेनर्स को ये बताना होगा कि जिम में ये लोग नौकरी करने के लिए जाते हैं, किसी से इश्क लड़ाने नहीं, किसी से दोस्ती करने के लिए नहीं। जिम ट्रेनर्स को, जो प्रोफेशनल जिम ट्रेनर्स हैं, और आज मैं ये स्पष्ट कर दूं कि मैं सभी जिम ट्रेनर्स की बात नहीं कर रहा, इस देश में एक से एक प्रोफेशनल जिम ट्रेनर्स हैं जो समझते हैं कि उनकी लक्ष्मण रेखा कहां पर है, और वो सिर्फ अपने क्लाइंट को ट्रेनिंग देकर वहां से वापस लौट आते हैं। लेकिन कुछ जिम ट्रेनर ऐसे भी हैं जो इस लक्ष्मण रेखा को समझते नहीं, जो शायद किसी और वजह से वहां पर जाते हैं। जिम ट्रेनर्स का काम आपको एक्सरसाइज कराना है, व्यायाम कराना है और फिटनेस में आपकी मदद करना है, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर कोई जिम ट्रेनर बार बार किसी महिला से बात करने की कोशिश करता है, बिना वजह महिला से, लड़की से ज़बरदस्ती दोस्ती करने की कोशिश करता है, अगर किसी महिला या लड़की को फ़ोन करता है या मैसेज करता है, तो आपको इसे बिल्कुल अनदेखा नहीं करना चाहिए। अगर किसी का व्यवहार आपको असहज कर रहा है जिम में, तो चुप रहना या उसे बढ़ावा देना जानलेवा हो सकता है आपके लिए, जैसा कि दिल्ली की इस 21 साल की लड़की मुस्कान के साथ हुआ। ऐसा अगर कुछ भी होता है तो आज हम अपने देश की तमाम महिलाओं से और लड़कियों से जो जिम जाती हैं उनसे कहना चाहते हैं कि आप तुरंत बिना समय बर्बाद किए सबसे पहले तो जिम के मैनेजमेंट से इनकी शिकायत कीजिए, उसके बाद वापस आकर अपने परिवार को इसके बारे में ज़रूर बताएं, और ज़रूरत पड़ने पर पुलिस में भी आपको इसकी शिकायत करनी चाहिए, क्योंकि ये मामला बहुत ख़तरनाक होता जा रहा है। और इस तरह की जो खबरें आ रही हैं पूरे देश से, जिम से हमें इस तरह की खबरें आ रही हैं, इसलिए हर परिवार को आज अपने घर में मौजूद, परिवार में मौजूद लड़कियों से, महिलाओं से ये बात करनी चाहिए खुलकर। अब एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे दिल्ली के 2 5 स्टार होटल्स में
घटिया और गंदा खाना मिला। ये 2 5 स्टार होटल्स दिल्ली के बड़े नामी होटल्स हैं और इनकी किचन में भी गंदगी पाई गई है। इसके बारे में आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। नंदिका, क्या हुआ? शॉर्ट सर्किट हो गया। यहाँ स्पेशलिस्ट की जरूरत है। मामूली वायर्स नहीं, वायर्स का स्पेशलिस्ट। KEI वायर्स एंड केबल्स, हर टेंशन सहे चलती रहे। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। मैं करता हूँ ना। मैं करूँगा। ओए, कार्ड्स की दुकान, इतने कार्ड्स कौन रखता है? ये ग्लोबल लग्जरी होटल्स के लिए, ये स्टे स्पा फाइन डाइनिंग के लिए, वर्ल्ड क्लास गोल्फ प्रिविलेजेस के लिए। पंजाब नेशनल बैंक का लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड लो एंड गेट अनलिमिटेड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस, अनलिमिटेड स्टेज, डाइनिंग एंड मच मोर। क्रिकेट में आप और बैंकिंग में PNB दोनों ही चैंपियन हैं। PNB लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड। PNB मेरा अपना बैंक। हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से। जय हो देश हो विदेश हो JK हो। देश का टायर JK टायर। %100% शुद्ध सैंडलवुड ऑयल से बना, असली गुणों से भरपूर और खुशबू ऐसी जो दे एक खास एहसास। मैसूर सैंडल सोप, मेरा रॉयल ब्यूटी रिचुअल। अरे कब से समझा रही हूँ, फिर भी आशीर्वाद की क्वालिटी है हाय, फिर मेरा बजट है टाइट। अरे बैग के बाहर QR कोड स्कैन करो, बैग के अंदर यूनिक कोड पाओ और 80 रुपए का कैश बैक ले जाओ। आशीर्वाद शुद्ध चक्की आटा, कैश बैक और क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है, इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। हमारे देश में घटिया खाना, गंदगी और मिलावट का ये जो खेल है अब 5 स्टार होटल्स की किचन तक पहुंच चुका है। फूड सेफ्टी एजेंसी जो हमारे देश की है FSSAI, उसने दिल्ली के 2 5 स्टार होटल्स JW मेरिट और अंदाज दिल्ली को एक नोटिस जारी किया है। अंदाज भारत के मशहूर हयात होटल्स के ब्रांड का एक हिस्सा है और ये दोनों होटल्स दिल्ली की सबसे महंगी जगहों में से एक माने जाते हैं। यहाँ एक व्यक्ति के खाने का बिल हज़ारों में आता है और ये दोनों होटल्स दिल्ली एयरपोर्ट के बहुत करीब हैं। जो दिल्ली में हमारे दर्शक हैं वो जानते होंगे कि JW मैरियट होटल जो एयरपोर्ट के पास में है एरो सिटी में, वो कहाँ पर है, और इसी तरह अंदाज में भी आपने कई बार खाना खाया होगा। यहाँ पर बहुत महंगा खाना मिलता है। ये मैं आपको जो तस्वीर बता रहा हूँ, यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि एक व्यक्ति के जो खाने की कीमत है वो हज़ारों में है। तस्वीरें आप देखिए, अगर आप, मैं बड़ी स्क्रीन पर आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। साफ सुथरा, कितना आपको चमकदार ये होटल दिखाई देगा। क्या आप सोच सकते हैं कि जब आप इस होटल में जाएंगे तो आपको घटिया मिलावटी खाना मिलेगा? इसी 5 स्टार होटल की किचन में कॉकरोच, सड़ा हुआ खाना और एक्सपायर्ड फल मिले। यहाँ वेज और नॉन वेज खाने को ठीक ढंग से अलग अलग नहीं रखा गया था। तो आप में से बहुत सारे लोग जो सोचते हैं कि आप वेज खाना खा रहे हैं, अगर किचन में
वेज और नॉन वेज एक साथ ही रखा गया है तो फिर उसका फायदा क्या है? इस 5 स्टार होटल में पीने का पानी भी शुद्ध नहीं था और होटल में बिकने वाले कुछ पैक्ड फूड पर लेबलिंग में गड़बड़ी पाई गई, जिसकी वजह से जिसमें FSSAI के गलत लाइसेंस नंबर लिखे थे। अब दूसरा होटल लीजिए अंदाज। ये भी एक बहुत बड़ा मशहूर 5 स्टार होटल है, हयात होटल्स का एक हिस्सा है। यहाँ भी खाने का जो खर्च है वो हज़ारों में है। अगर आप यहाँ पर खाना खाने के लिए जाएंगे तो आपको एक व्यक्ति के हज़ारों रुपए का बिल आएगा। लेकिन जहाँ पर इनकी किचन थी और जहाँ खाने पीने का सामान रखा था वहाँ पर कॉकरोच, मक्खियाँ, मच्छर और मकड़ी के जाले मिले। जांच के दौरान अंदाज नाम के इस 5 स्टार होटल में 87 किलो मिठाई ऐसी मिली जो एक्सपायर हो चुकी थी। यहाँ तक कि जो ब्रेड थी वो एक्सपायर्ड मिली और उसमें भी कई प्रकार की गड़बड़ियां यहां पर पाई गई। तो अब इन्हें नोटिस जारी कर दिया गया है। मेरा आपसे जो कहने का मतलब है वो ये है कि ये तो सिर्फ 2 होटल्स की बात है। अभी तक आप ये सोचते होंगे कि अगर आप किसी सस्ती जगह पर जा रहे हैं, किसी सस्ते रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, ढाबे पर जा रहे हैं तो सिर्फ मिलावट और गंदगी वहीं पर है। लेकिन जब आप इतने बड़ी जगह पर जाते हैं, जो इतनी बड़ी चेन है, जिस पर आपको विश्वास है, जहां सब कुछ चमचमाता हुआ आपको दिखाई देता है, जहां पर आप हज़ारों रुपए का बिल दे रहे हैं खाने का, अगर उसके किचन में भी गंदगी पाई जा रही है तो सोचिए आप किस पर विश्वास करेंगे। और इसीलिए हम बार बार ये बात कहते हैं कि अब भारत में एक कानून लागू हो जाना चाहिए कि देश के हर होटल में, हर रेस्टोरेंट में किचन के अंदर एक CCTV कैमरा लगा होना चाहिए, जिसकी लाइव फीड कस्टमर्स देख पाएं हर समय कि उनका खाना जहां बन रहा है, जहां रखा गया है, वहां पर हालात कैसे हैं। अब एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद डिकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार। नंदिका, क्या हुआ? शॉर्ट सर्किट हो गया। यहाँ स्पेशलिस्ट की जरूरत है। मामूली वायर्स नहीं, वायर्स का स्पेशलिस्ट। KEI वायर्स एंड केबल्स, हर टेंशन सहित चलती रहे। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। अरे कब से समझा रही हूँ, फिर भी आशीर्वाद की क्वालिटी है हाय, पर मेरा बजट है टाइट। अरे बैग के बाहर QR कोड स्कैन करो, बैग के अंदर यूनिक कोड पाओ और 80 रुपए का कैश बैक ले जाओ। आशीर्वाद शुद्ध चक्की आटा, कैश बैक और क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। गुड़िया के पापा, राशन खत्म होने को है, तनख्वाह कब तक आएगी, कुछ पता चला क्या? लो, नाम लिया, तनख्वाह हाजिर। बहुत बढ़िया, अभी भेजते हैं। ये लो चॉकलेट। खुश? भाभी जी 1200 हुए, कैश या खाते में लिख लो? डिजिटल पेमेंट। भारत करता है डिजिटल भुगतान। हर लेन देन अब है आसान। ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है। तो डिकोड के आज के इस एपिसोड को इस समय तक 6.8 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं, मतलब 68 लाख लाइव व्यूज अभी हमें इस एपिसोड के मिले हैं। आपके इस प्यार के लिए, इस भरोसे के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी भूख पर इतना काबू रखिए कि दूसरों की खुशियां खाने की
नौबत ही ना आए। नमस्कार।